हेलो। क्लास 9 के बच्चों लोग के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है कि मॉडल क्वेश्चन जो जारी किया गया था जैक बोर्ड के द्वारा, वो यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। आपका टोटल जैक बोर्ड के द्वारा जो है बच्चा, वो 40 क्वेश्चन दिया हुआ था और 40 क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे जल्द से जल्द देखेंगे। और देखने के बाद यहाँ पे अवलोकन कीजिएगा बच्चा कि आपका 40 में आउट ऑफ कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। ठीक है, ये बहुत ही क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। बहुत ही क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको। और एग्जाम में जाने से पहले बच्चा आप इस क्वेश्चन को आप देख करके ही जाइएगा। ठीक है, यहाँ से ये चीज आपको पता चलेगा कहाँ से क्वेश्चन पूछने वाला है। जिस चीज का हम तैयारी कर रहे हैं बच्चा, उससे रिलेटेड अगर कोई भी मॉडल सेट या फिर क्वेश्चन पेपर अगर जारी किया जाता है, जैसे जैक के द्वारा हम लोग जैक का एग्जाम देने वाले हैं, और जैक के द्वारा ये अगर जारी किया जा रहा है, तो सबसे पहले आप उसका मॉडल क्वेश्चन को समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, उसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आता है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, तो इसको आप देखिएगा। चलिए ठीक है, सभी बच्चों को हमारे नेक्सस एकेडमी में स्वागत है। हम लोग यहाँ पे 1 बाय 1 क्वेश्चन को यहाँ पे करते हैं बच्चा, और देखते हैं कि कितना क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। और देखिएगा कितना मोस्ट VBI, देखिए ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखोगे तो ये क्वेश्चन को पूछा गया था। बोला गया था कि जो जल भाग तीन ओर से अवस्थल भाग से घिरा हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो आपको पता होगा उसे क्या कहते हैं बच्चा, खाड़ी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, खाड़ी कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में ध्यान देंगे। बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। निम्न में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देखोगे बच्चा, ऑप्शन में बोला गया है कि बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे देखो ये मध्य प्रदेश आपका यहाँ पे नहीं होगा, और बिहार तेलंगाना भी नहीं होगा, और यहाँ पे आपका हो गया इधर यहाँ पे MP नहीं होगा। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, दो का क्या होगा, आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, आप मिलाते रहोगे कि आपका कितना सही हुआ। ठीक ना, ये आप बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है बच्चा। वो बोला गया कि हिमालय, नंदा देवी, ये ठीक है। और उत्तरी मैदान खादर, ये भी ठीक है। और भारतीय मरुस्थल और बरखान, ये भी सही है। और प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी सरकार यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक ना, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो बोला गया कि सुमिलित नहीं है, तो तीसरा का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, डी हो जाएगा। तीसरा का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला प्रदेश है। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा सघन जनसंख्या वाला क्या है, प्रदेश है। ठीक है, अब यहाँ बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट डेंसिटी पॉपुलेशन रीजन। बताइएगा, हिमालय पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार या फिर भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, तो ये शायद पता होगा आपको कि उत्तरी मैदान जो है वो क्या है, बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला इलाका है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि कथन, गंगा नदी में सालों भर जल प्रवाहित होता है। ठीक है, ये कथन कारक वाला क्वेश्चन है। तो इसका जो यहाँ पे दिया हुआ है कारक में कि गंगा नदी हिमालय से निकलने वाली नदी है, और गर्मी में हिमालय के बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। अब इसका थोड़ा सा आप ऑप्शन पढ़िएगा कि क्या दिया हुआ है। ये कथन सही है, उसके बाद लिखा हुआ है कि कारण सही है अथवा कथन गलत है। कथन और कारक दोनों गलत है, और कथन और कारक दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 में जब आप पढ़िएगा तो देखिएगा कि जो कथन बोला गया गंगा नदी सालों भर ये बिल्कुल सही है। कारक में अगर पढ़िएगा आप तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हिमालय गर्मी के दिन में क्या होता है, बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा उसका, डी हो जाएगा बच्चा। कथन और कारक दोनों सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 में आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 बोला गया है कि भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है। भारत में जो नदियों का जो महत्व है वो किन क्षेत्रों में है। तो आपको पता होगा कि इसमें सिंचाई बिल्कुल सही होगा, इसका सिंचाई भी होगा। यहाँ पे नौ मतलब कि नौ संचालन ये भी होगा, जल विद्युत ये भी होगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए 6 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। 7 में बोला गया कि भारत में
मानसून के आगमन के साथ कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? भारत में जो मानसून जो आगमन आता है ना, तो कौन सी ऋतु क्या है, शुरुआत होता है, उसके बारे में पूछ रहा है। तो जैसे ही मानसून आता है बच्चा, तो आपको पता होगा कि मानसून जैसे ही आएगा तो क्या स्टार्ट हो जाएगा, वर्षा ऋतु। ठीक है, क्या स्टार्ट हो जाता है, वर्षा ऋतु। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में चलते हैं और फटाफट का क्वेश्चन में करते हैं। 8 में बोला गया है कि जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वह किस तरह बन जाते हैं, वहां किस तरह के वन पाए जाते हैं। यहाँ पे वन है, वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो याद रखोगे क्या होगा, उष्णकटिबंधीय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, और 8 का बच्चा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8 के बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या कहते हैं। यदि आपको तो पता ही होगा क्वेश्चन नंबर 9, इसका लिंगानुपात होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा इसका लिंगानुपात। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है। देखोगे ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको रहेगा ही जनसंख्या से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 10 में पढ़िएगा तो बोलेगा, इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों, जब ये आपका ना पहला ही वाला आंसर सही लग रहा है हमको, बाद बाकी देखते हैं आगे। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने, ये तो नहीं होगा। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में, ये भी नहीं होगा। एक वर्ष में प्रति, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चा, ए हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 11 में चलते हैं। बोला गया है किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है। किसी भी देश में जो कानून बनता है, क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक ना, इसे मिलेगा आपको क्वेश्चन में जब आप एग्जाम देने जाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है बच्चा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और सर्वोच्च न्यायालय। तो आप ही कमेंट बॉक्स में मैसेज करो क्या होगा। आपको याद रखोगा कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, ये दोनों तो नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय भी नहीं होगा। क्या होगा आपका, संसद। किसी भी कानून को हम लोग जब बनाते हैं तो संसद द्वारा क्या होता है, उसको पारित किया जाता है। ठीक है, वहां पे लोकसभा, राज्यसभा, इसे तो आपको पता होगा, पढ़े होंगे पॉलिटी में आप लोग। ठीक है, संसद के 2 अंग है। आगे ध्यान दो, बोला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब हुआ। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद है गोरे और काले का, वो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका, 26 अप्रैल 1994 को। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम लोग 26 के बाद 12 क्वेश्चन के बाद चलते हैं 13 क्वेश्चन में। बोला है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा किसने दी। तो 13 का जो आंसर है, यह शायद आपको पता होगा, या आप लोग पढ़े भी होंगे। इसका क्या हो जाएगा, अब्राहम लिंकन। क्या हो जाएगा बच्चा, अब्राहम लिंकन। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा का जो पहली बैठक है वो कब हुई। आपको पता होगा कि दिसंबर 1946 को। ठीक है, दिसंबर 1946 को। चलिए इसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। बोला गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। देखो ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका क्या है बच्चा, इंपोर्टेंट है। आप ऑप्शन के साथ अगर आप जाइएगा तो बोला गया है कि 541, 541 हो गया। फिर आप क्या है कितना, 553, 543, फिर है आपका 241, और यहाँ पे कितना है, 243 है। तो 15 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 543 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, हाँ अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, बहुत इजी है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि हमारा संविधान हमें कितने मौलिक प्रदान करता है। इसको आप देख लीजिए, ये भी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब इसका हम लोग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन देखने के बाद हमको ये पता चल रहा है, किधर गया, चलिए इसको मिटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया बच्चा, 16 ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में हम लोग देखते हैं। 16, क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर कितना हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। शायद आपको सबको पता होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। चलिए 16 के बाद हम लोग चलते हैं 17 में।
16 के बाद किसमें? 17 में। और बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक जो कार्यपालिका का जो हिस्सा होता है वो कौन सा होता है? तो आपको पता होगा कि इसका क्या होगा? गृह मंत्री। क्या होगा बच्चा? गृह मंत्री। ठीक है, होम मिनिस्टर। चलिए 17 के बाद हम लोग चलते हैं 18 में। अब बोला गया कि सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है? जो सरकारी निर्णय से हु सेटल द डिस्प्यूट्स अराइजिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट डिसीजन। ठीक है, तो ये शायद आपको सबको पता होगा। 18 का आंसर क्या होगा आपका? ए, सर्वोच्च न्यायालय। जैसे अभी बहुत सारा जो भी केस सरकार के द्वारा जो कुछ भी होता है तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है? उसको फैसला देता है। ठीक है, चलिए 18 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 19 में। बोला गया है कि किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 में लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 19 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 20 में। बोला है केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर राष्ट्रपति? तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा? कि जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग 21 में चलते हैं। बोला गया है कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल पैदा करने की विधि क्या कहलाती है? एक वर्ष में एक से ज्यादा फसल हम लोग जो बोते हैं उस विधि को क्या कहते हैं? तो बताएंगे, उसे बोलते हैं कि बहुविधि फसल प्रणाली, मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। और 22 में देखिएगा ये पालमपुर वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल आता है, हर साल। ठीक है, बोला गया है कि पालमपुर में सबसे पहले पालमपुर से संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है ये बोला गया है। तो इसको ना देखते के साथ आप आंसर लगाओगे। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 22 को बोला गया कि पालमपुर में 450 परिवारों में से लगभग एक तिहाई परिवार के पास खेती के लिए भूमि नहीं थी। यही आंसर उसका सही हो जाएगा। बाद बाकी हम पढ़ेंगे ही नहीं। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए 22 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 23 में। किसमें चलते हैं? 23 में। बोला गया कि जापान जैसे देश ने अपने देशों के विकास के लिए किस चीजों का निवेश किया था? क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 23। तो इसको थोड़ा सा पढ़िएगा। शिक्षा पर निवेश किया था, परिवहन पर निवेश किया था, या फिर कृषि पर निवेश किया था, या फिर आपका खनन पर निवेश किया था बच्चा। ठीक है, तो याद रखोगे कि ये इन्वेस्ट इन एजुकेशन, मतलब कि ये किस पे इन्वेस्ट किया था? शिक्षा पर भी इन्वेस्ट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 में। बोला गया कि इनमें से कौन तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में नहीं आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र के क्रियाकलाप में कौन नहीं आता है? बैंकिंग, शिक्षा, खनन या फिर पर्यटक? तो आपको पता होगा कि जो खनन है ये आपका तृतीय क्षेत्र में नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान दोगे। अगला क्वेश्चन क्या है? बोला गया है कि अगला क्वेश्चन क्या है? भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की? मतलब कौन सी योजना सरकार द्वारा चलाया गया था? बताइएगा। ये आपका तो क्वेश्चन अच्छा है, तो इसको याद रखिएगा। दोपहर का जो भोजन मिड डे मील जो चलाया था ना वो सरकार चलाया था ताकि बच्चों की उपस्थिति क्या है? बनी रहे। ठीक ना, चलो 25 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 25 के बाद हम लोग चलते हैं 26 में। बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया गया? 26 क्वेश्चन नंबर है बच्चा। तो याद रखोगे कि इसका क्या होगा? इसका आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ठीक है, चलिए 26 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 27 में। 27 पढ़ेंगे। बोला है कि निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार गारंटी नहीं कराया गया तो वह दैनिक रोजगार भत्ते का हकदार होगा? तो 27 क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट, ये हर साल रिपीटेड होने वाला क्वेश्चन है। तो 27 का जो आंसर है वो हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी। आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, चलिए 27 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। बोला गया कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र के प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना कैलोरी की आवश्यकता है? मतलब कि जो
हम लोग कितना कैलोरी लगभग में एक दिन में चाहिए हम लोग को, ठीक है। आपको पता होगा कि हम लोग को 2400 जो कैलोरी है वो हमको बच्चा डेली चाहिए, डेली। अगर 2400 कैलोरी अगर हम लोग डेली अगर नहीं यूनिट ले पा रहे हैं तो समझो कुछ ना कुछ आपका शारीरिक प्रॉब्लम होगा। 28 के बाद चलते हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट का एक मापा जोपा पैमाना है। 29 में चलते हैं। 29 में बोला गया है कि किसके माध्यम से सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं, चावल के भंडार में बम्पर स्टॉक बनाया गया? राज्य सरकार, या फिर भारतीय खाद्य निगम, या फिर राष्ट्रीय प्रदर्श सर्वेक्षण संगठन, या फिर गृह मंत्रालय। तो अब 29 का देखोगे, जो 29 है, 29 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय खाद्य निगम। क्या हो जाएगा? भारतीय खाद्य निगम, ठीक है। चलो 29 के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में कि सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है, 30 का आंसर आपका हो जाएगा बच्चा, पढ़िएगा ऑप्शन। इस समय यहाँ पर बोला गया है निर्गत कीमत, न्यूनतम समर्थित कीमत, या फिर बोला गया है बाजार कीमत, या फिर राशन कार्ड कीमत, ठीक है। तो 30 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? निर्गत कीमत, ठीक है, इशू प्राइस। चलिए 30 के बाद हम लोग चलते हैं 31 में, फटाफट क्वेश्चन को करते हैं। 31 में बोला गया कि द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक रचनात्मक ये जो पुस्तक था वो कौन लिखे थे? मोंटेस्क्यू लिखे थे, एंजल लिखे थे, रूसो लिखे थे, या फिर प्लोटो लिखे थे? तो आपको पता होगा कि ये कौन लिखे थे? मोंटेस्क्यू लिखे थे बच्चा, ठीक है। चलो 31 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 32 में। और 32 के क्वेश्चन पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस किसका शासन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 में आपको पता होगा क्या होगा? लुई 16वां का। चलिए 32 के बाद हम लोग चलते हैं किसमें? 32 के बाद चलते हैं 33 में। बोला गया था कि नंबर नवंबर के अपराधी कौन थे? नवंबर के अपराधी कौन थे? 33 का ना। तो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे क्या है? वाइमर गणराज्य के समर्थक। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। इसका क्या हो जाएगा? 34 का बोला गया कि किसी समुदाय के दूसरे समुदाय से अलग रखना क्या कहलाता है? ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद रखोगे। इसको क्या बोलते हैं? घेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घेटो बोलते हैं। 34 इंपोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में जाते हैं। बोला गया है कि भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था? ये आपका चैप्टर से क्वेश्चन एकदम पूछा गया है, तो आपको पता होगा कि ये क्या था? ब्रेंटिस, ठीक है। ब्रेंटिस क्या था आपका? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए सी के बाद हम लोग चलते हैं ऑप्शन नंबर 35 के बाद हम लोग चलते हैं झूम खेती को किस और नाम से जाना जाता है? 36 का। तो 36 का हो जाएगा घुमंतू खेती। क्या हो जाएगा? घुमंतू खेती। चलिए 36 के बाद चलते हैं 37 में कि भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 37 का क्या था? भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1857, 1864, 1800 आपका दिया हुआ है यहाँ पे 74 और 1854। तो अब इसको जैसे आप देखोगे ना, वन सेवा स्थापना, तो 2-3 साल पहले भी ये क्वेश्चन को रिपीट किया गया था। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1864 हो जाएगा। तो हम लोग 37 के बाद चलते हैं 38 में। अब 38 क्वेश्चन को पढ़ेंगे। देखो ये तो बहुत इजी है जी। 38 का बोला गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति आपको सबको पता होगा। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये 1789 में हुआ था, ठीक है। 1789 में हुआ था। 10th में भी एक इस टाइप का चैप्टर है, आपको पढ़ना है। बोला गया है कि औपचारिक औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया था? देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। क्वेश्चन एकदम आने वाला है, सटीक क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका? 1871 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चा। बोला गया है कि रूसों की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? तो ये पता होगा कि रूस की क्रांति हुई थी आपका 1917 में हुई थी। कितना? 1917 में हुई थी, ठीक है। आपका क्लास 9th का जितना भी मॉडल सेट दिया हुआ है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जाने से पहले इसको आप जरूर पढ़ करके जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट।
जो नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आपको अपडेट यहाँ पे मिलते रहेगा हमारे चैनल के माध्यम से।